एंड फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो दोनों में कैलकुलेशन की तो जरूरत पड़ती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो जो बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है, रीड नोट्स मेकिंग 100 to 150 क्वेश्चंस per chapter and then analyze. Hello everyone, my name is Tanvi and my channel's name is NEET with Tanvi. In this video I'll be discussing the best physics strategy for NEET that you can use to increase your marks many folds, and this strategy also helped me as my score in physics in NEET 2023, which was my first attempt, were only 52, and then my score increased to 166 in my NEET attempt 2024, which is my second attempt. So do watch this video till the end. I am sure that this will help you. So the first thing is ki as in my previous videos I have told you guys that I got 100 on 100 in maths boards in class 12. So people comment ki you got, like, for you physics is easy just because you scored good in maths. So see, these two are डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स तो आप ऑटोमेटिकली फिजिक्स में अच्छे हो जाओगे, और दे हैव डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट कंसेप्ट्स. बट हाँ, एक चीज़ जो कोरिलेट करती है वो है कैलकुलेशन. कि इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, एंड फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो दोनों में कैलकुलेशन की तो ज़रूरत पड़ती ही है. तो हाँ, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी. बट देखो, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होना मतलब नहीं है कि हाँ, आप देखो दो चीज़ें होती हैं. एक होती है एक्यूरेसी और होती है स्पीड. की अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, लाइक कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक होता है कि आप हर बार सही आंसर दे रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. एक होता है कि आप सही आंसर्स दे रहे हो विद इन वेरी लेस टाइम. तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है दैट मीन्स आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी. बट स्पीड तो आपको तब भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी फॉर नीट. तो आपको नीट में जो काम करना है वो करना है अपनी स्पीड पे, ठीक है. चाहे आप कैलकुलेशन की स्पीड देखो या आप क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड देखो, आपको वर्क करना है स्पीड पे. क्योंकि जहाँ तक बात रही कैलकुलेशन की, वो हम थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट लगा के ईजिली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कैलकुलेशन इफ़ यू गाइज वांट, देन कमेंट दैट बिलो. तो बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर नीट में एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है, जो हमें ऐसा डेसिमल के बाद भी एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है. बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. लाइक जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे ऐसे बहुत क्वेश्चंस आप देखोगे, बट नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं. तो नीट के अंदर देखो, अगर आपका एक क्वेश्चन है उसके आप ऑप्शंस देख रहे हो, आपको पता चल रहा है हाँ कि वैल्यूज़ आर वेरी फार अपार्ट, ऐसे नहीं है वो बहुत क्लोज है कि आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को राउंड ऑफ कर सकते हो कैलकुलेशन के टाइम पे. तो व्हाट मैटर्स इन नीट is speed and not कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कितना नीट एंड क्लीन आप दिखा रहे हो. देन कम्स कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो आपने इसलिए कर रखी है क्योंकि आप वहाँ से पढ़ने वाले हो. तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को. तो आप कोचिंग के मॉड्यूल्स पे बहुत अच्छे से फोकस करोगे एंड साथ में आप NCERT पढ़ोगे. एंड अब आप कोचिंग के मॉड्यूल्स एंड NCERT पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाओगे, ठीक है. अगर कोचिंग में आपको नोट्स बनवा रहे हैं, आपको उनसे नहीं पढ़ना है. कोचिंग के नोट्स एंड NCERT उन दोनों को ऐसा, उन दोनों से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं. एंड अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, जैसे मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, एंड ड्रॉप ईयर में मैंने अपने खुद के न्यू नोट्स बनाए थे, ऐसे नहीं कुछ पुराने यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप फोकस करोगे अपनी NCERT पे. NCERT के अंदर जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिखोगे अपने नोट्स में. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको अपनी आप NCERT के अंदर ही मार्क करोगे. प्लस जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको कुछ न्यू चीज़ें, लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है एंड देन आपको पता चलता है उसके सॉल्यूशन के अंदर कि उसके अंदर एक न्यू फार्मूला यूज़ हुआ है जो आपको नहीं पता है, विच इज़ नॉट देयर इन योर नोट्स, देन ऐड इट. तो इससे क्या है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आपके नोट्स एकदम फुल हो जाएंगे. देन बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ फार्मूलाज पे फोकस कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो फिज़िक्स के अंदर बस फार्मूलाज लर्न कर लेते हैं. उनको ना तो कॉन्सेप्ट पता होता है, ना तो उनको ये पता होता है कि उन फार्मूलाज को क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है. तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, वो जनरेट कैसे होती है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. देन ओनली यू विल गो टू द फार्मूलाज एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो फिज़िक्स के अंदर पहले चीज़ों को रीड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा एंड पता चलेगा कि फार्मूला किस चीज़ का है, उस फार्मूला के अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो क्या है. तो आपको क्या करना है फिज़िक्स के अंदर, पहले अपनी NCERT रीड करनी है. उससे आपको क्या करना है, आपको
जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी उनको मार्क करना है, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देन उनके बीच बीच में जो फॉर्मूलाज गिवन है उनको साइड बाय साइड अपने नोट्स में लिखते रहना है। अगर कोई ऐसी टर्म है जिसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो उन वैल्यूज़ को साथ में वहाँ पे लिखना है, क्योंकि अभी आपको एकदम से तो वो लर्न नहीं होने वाली। एंड उसके बाद फिर आपको उन फॉर्मूलाज़ को लर्न करना है एंड देन आपको उनको देखना है कि आप क्वेश्चन करते टाइम उनको अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि फॉर्मूलाज़ को अप्लाई करना आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा डायरेक्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो फिज़िक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट फार्मूलाज। इसके अंदर आपको कंसेप्ट पढ़ना है, पहले चैप्टर को रीड करना है, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है, उसके बाद आपको फार्मूलाज अपने नोट्स में लिखने हैं, फार्मूलाज को लर्न करना है एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं अपने फर्स्ट ईयर में यही मिस्टेक कर रही थी कि मैं सिर्फ सारे फार्मूलाज लिख रही थी एंड उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे, जिससे कि मुझे यही नहीं समझ आता था कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कौन सी टर्म क्या है क्या नहीं है। तो आपको सीरियल वाइज चलना है। फॉर एग्जाम्पल एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, तो उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप लो अपना वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल के अंदर बस अगर आप ये याद कर लो कि हाँ लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे टॉर्क कितना है या आपको मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए टू कंटिन्यू इन दैट सर्कुलर मोशन, तो दैट इज़ नॉट इनफ। आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। बस अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो अपने मॉड्यूल्स में चीज़ें हाईलाइट करो, वरना एनसीईआरटी में चीज़ें हाईलाइट करो एंड अपने खुद के नोट्स बनाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बायोलॉजी के अंदर तो तब भी समझ आता है कि हाँ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में तो सेल्फ स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैंने ड्रॉप ईयर में फिजिक्स में सेल्फ स्टडी ही करी थी, तो सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल पॉसिबल है। आपको क्या करना है, कंसेप्ट देखने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए कि क्या है, आपको रीड करनी है, अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा है उसको गूगल कर लो, कुछ पर्टिकुलर टर्म में कुछ भी है, तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे एनसीईआरटी रीड करने से। उसके बाद फॉर्मूलाज एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको करने हैं लर्न। देन आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप सोचोगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आप उनको देखो। देन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज़ हो गई, तो आप अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो। आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में भी हमेशा सॉल्व्ड एग्जांपल्स गिवन होते हैं बिटवीन द चैप्टर, तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखो, उन्हें कैसे सॉल्व कर रखा है। अगर आपको अपनी कोचिंग में टीचर से समझ नहीं आ रहा है, तो जो बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ आपने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली बट आपको टीचर्स अच्छे नहीं लग रहे, एंड उसके बाद फिर जब आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको एनालाइज करो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखो कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्या हुआ है। तो हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल है। बट मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फ स्टडी सबके लिए वर्क करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक कोई टीचर ना हो तब तक समझ नहीं आता है, तो आप देखो कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। देन नोट्स बनाना फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग बायो के पीछे भागते रहते हैं, बायो के नोट्स बनाते रहते हैं। बायो के नोट्स नहीं बनाना, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बायो के नोट्स बनाए थे, मैं आपको खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। बायो के नोट्स मत बनाओ, वहाँ की एनर्जी सेव करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अप्लाई कर लो। फिजिक्स के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसको आप बार बार रिवाइज करने वाले हो। स्पेशली आप नीट से एक हफ़्ता पहले इन्हीं नोट्स को जो आपने बनाए हैं इनको रिवाइज करने वाले हो, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके नोट्स के अंदर सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। देन जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप हाईलाइट कर रहे हो, जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर हाईलाइट करने वाली। बट कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको लग रही है तो उसको आप स्पेसिफिकली अपने नोट्स में लिख लो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो। मैंने जो अपने फिजिक्स के नोट्स बनाए थे, मैंने उसकी हेल्प से 1 वीक बिफोर नीट जब मैंने अपनी रिविज़न करना स्टार्ट करी तो मुझे बायो की रिविज़न करने में 2-3 डेज़ लगे, जबकि मेरी फ़िज़िक्स की रिवीजन मैंने सिर्फ 1 दिन के अंदर ख़त्म कर दी। तो मेरी फ़िज़िक्स की रिवीजन 1 दिन के अंदर ख़त्म हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माय नोट्स, कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे। आपके जो नोट्स होने चाहिए फ़िज़िक्स के वो शॉर्ट होने चाहिए, प्रिसाइज़ होने चाहिए, लाइक टू द पॉइंट होने चाहिए। मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो वो ऐसे होने चाहिए कि उनको देख के बस, उन नोट्स को देख के बस आप उनको खुद समझ पाओ, ठीक है। नोट्स हमेशा ऐसे ही होने चाहिए कि वो कोई और ना समझ पाए, उनको बस आप खुद समझ पाओ। मतलब वो शॉर्ट करने के चक्कर में इतनी भी शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ कर देना कि खुद को ही ना समझ जाए। तो ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ आए और किसी को समझ ना आए, दे मस्ट बी टू द पॉइंट, ताकि कम चीज़ें हो, ठीक है। लाइक क्वांटिटी वाइज वो आपके नोट्स कम लगे बट क्वालिटी वाइज वो बहुत ही हाई हो, एंड आप नीट से पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपने नोट्स को रिवाइज कर पाओ। देन कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप
कि अगर कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है तो उसी के मॉड्यूल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने नहीं कर रखी तो आप MTG से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने MTG से करी थी। अब अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले उस चैप्टर को रीड करोगे, देन उस चैप्टर के नोट्स बनाओगे, देन आपको उस चैप्टर के 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 100 to 150 आर इनफ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करने का मन है आप मैक्स टू मैक्स 200 कर लो, अदरवाइज 100 to 150 आर इनफ। तो आपने चैप्टर को रीड करा, उसके नोट्स बनाए, देन 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एंड देन जो क्वेश्चन गलत हुए उनको आपने एनालाइज करा। एंड ये जो है इस पूरे कंप्लीट थिंग में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मैं 100 to 150 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप पूरा 1 मंथ दोगे टू सैम्पल पेपर्स तो उसके अंदर भी आप क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी उसके अंदर भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी जब आपके सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है, फॉलो, रीड, नोट्स मेकिंग, 100 to 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर एंड देन एनालाइज। एंड मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे क्या करती थी कि मैं एक ही चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 2 से 3 दिन लगा देती थी। तो उससे क्या होता था, क्वेश्चन ही करने में 2 से 3 दिन लगे, देन उससे पहले 2 से 3 दिन लगे रीड करके, नोट्स बनाने में, एनालाइज करने में फिर 2 दिन। तो इससे क्या होता था कि एक चैप्टर एक हफ्ते में जाके ख़त्म होता था। बट मैंने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करा इन माई ड्रॉप ईयर। एंड फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी थे जिसके अंदर ये मैंने 4 स्टेप प्रोसेस जो है, रीड, नोट्स मेकिंग, 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनालाइजिंग, ये मैंने पूरा का पूरा एक दिन में भी ख़त्म करा है। तो आप अपना टारगेट लेके चलो इनिशियली कि आपको ये चारों स्टेप्स करने हैं एक दिन के अंदर। एंड जब आप एक दिन का टारगेट लेके चलोगे ना, तभी आप कहीं ना कहीं उसको 2 दिन में जाके पूरा कर पाओगे। उसके बाद जो एक मेजर इशू होता है बहुत लोगों का कि उनको फिजिक्स लगती है डिफ़िकल्ट, एंड फिजिक्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या करती थी, मुझे जो भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता था मैं उसको छोड़ देती थी। बट आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर को छोड़ना नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर को करना है पहले, क्योंकि जब आप एक डिफ़िकल्ट चैप्टर को पहले कर लोगे, उसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लाइक उस चैप्टर के आप मास्टर हो जाओगे। उसके बाद आप जब बाद में वो चैप्टर्स करोगे जो आपको ईजी लगते थे पहले ही, अब वो तो आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो डिफ़िकल्ट चैप्टर से डर के उसको छोड़ना नहीं है, डिफ़िकल्ट चैप्टर को आपको पहले करना है ताकि फिर जो ईजी चैप्टर्स हैं वो आपको और ज़्यादा ईजी लगे। तो डिफ़िकल्ट चैप्टर को पहले करना आपको ही हेल्प करेगा। एंड देन कम्स रिविजन, कि आपको फिजिक्स की रिविजन कैसे करनी है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, यू कैन रेफर टू दैट टू। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो रिविजन हमेशा नोट्स से होती है जो आपने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स इतने शॉर्ट बनाने हैं कि आपकी रिविजन मिनिमम टाइम में हो सके। तो रिवीजन के टाइम पे आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, प्लस जो चीज़ें आपने NCERT में मार्क कर रखी है वो पढ़नी है, ठीक है। रिवीजन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। रिवीजन के टाइम पे बस आपको अपने नोट्स एंड जो चीज़ें आपने NCERT में मार्क कर रखी है वो करनी है। एंड आपको हर एक सब्जेक्ट में ये लेके चलना है कि हर एक चैप्टर को मैं कम्प्लीटली एक दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर पाऊँ। आई थिंक यहाँ पे मैंने फ़िज़िक्स से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करी है। एंड मैंने यहाँ पे सारी उन चीज़ों को इंक्लूड करा है जो मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में गलत कर रही थी एंड सेकंड अटैम्प्ट के भी कुछ टाइम तक गलत कर रही थी। बट देन मैंने उन चीज़ों को ठीक किया। तो मैंने अपनी तो सारी इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करे हैं जो आई थिंक और लोगों के भी होते हैं। बट इफ़ यू स्टिल थिंक दैट यू आर लेफ्ट विद सम सॉर्ट ऑफ इशू, देन कमेंट दैट बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ उस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, आई विल डू दैट टू। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कमिंग ईयर्स में नीट देने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।